मेरा नाम असद है और मेरी उम्र 25 साल है। मेरे घर में मेरे अब्बा, मेरी अम्मा और मैं हूँ, मतलब 3 अफराद हैं। एक दिन मैं घर में बैठा था तो अब्बा बोले, असद बेटा पढ़ लो, पढ़ लिख के कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी, वरना यूं ही फिरोगे बाजारों में सब्जी फ्रूट के ठेले लगाकर, जमीनों में किसी चलाकर पानी लगाते और चारा काट कर मवेशियों को डालते रहोगे। मैं एमए कर चुका था और अब्बा जी का ख्वाब था मुझे ऑफिसर बनाने का, इसलिए मुझे अब एमफिल की तैयारी करनी थी। सोच रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में दाखिला ले लूं और वहां हॉस्टल में ही रह लूं, मगर मुझे मेरे गांव से बहुत मोहब्बत थी। शाकिर मेरा बचपन का दोस्त था, वो मैट्रिक तक मेरे साथ पढ़ा था, फिर पढ़ाई छोड़ के खेती बाड़ी करने लग गया था। कभी कभार रास्ते में आमना सामना हो जाता तो हम रास्ते में ही कहीं किसी दरख्त के नीचे बैठ के ढेरों गप्पे लगाते थे। आज मेरा दिल बहुत बेचैन था और बेचैनी की समझ भी नहीं आ रही थी। मैं ऐसे ही शाकिर को ढूंढने लगा कि इससे मिलकर थोड़ी बोरियत खत्म होगी, क्योंकि मैं और शाकिर एक दूसरे से दिल की बातें करते थे। मैंने ऐसे ही शाकिर के खेतों की तरफ रुख कर लिया कि शायद शाकिर अपने खेतों में काम कर रहा हो। मैं जैसे ही गांव से खारजी गुजरगा पे आया तो एक खूबरू हसीना लड़की अपनी बकरियां लेकर जा रही थी। मैंने एक नज़र इस हसीना को देखा, इसने भी मुझे गहरी नज़रों से देखा। मेरे तो होश ही उड़ गए, इतनी हुसैन और जमील लड़की बकरियां लेकर जा रही है। मुझे तो कोई खाना बदोश ही लगती थी, क्योंकि मैंने पहली बार इस लड़की को देखा था। हमारे गांव की ये लड़की नहीं थी। हमारे गांव की लड़कियां ऐसे माल मवेशी लेकर बाहर नहीं जाती थी। हाँ, अलबत्ता मवेशियों के लिए अपने खेतों से चारा जरूर काट के लाती थी। थोड़े फासले पे जाकर इस हसीना ने अपनी बकरियां नहर की तरफ मोड़ दी और मैं नहर से कोई 200 मीटर पीछे ही एक पगडंडी पे उतर गया, क्योंकि ये पगडंडी सीधी शाकिर के खेतों की तरफ जाती थी। इत्तेफाक से शाकिर अपने खेतों में ही था और एक पानी वाले नाले से घास की सफाई कर रहा था। मुझे दूर से देखकर ही हंसने लगा। ये हंसना शाकिर का स्टाइल था, क्योंकि शाकिर बहुत ही खुश मिजाज लड़का था और उदास से उदास बंदे को मिनट में हंसाकर खुशबाश कर देता था। मैं जैसे ही शाकिर के करीब पहुंचा तो वो किसी उधर ही रख के मेरी तरफ चल आया और दूर से ही फिक्रा कसा। आज कैसे याद आ गई हमारी? मैंने कहा, बस ऐसे ही दिल किया था आपको मिलने को और चला आया। लेकिन आपको कैसे पता था कि मैं खेतों में हूं? शाकिर ने सवाल किया। बस देख ले, दोस्तों का दोस्तों को खूब पता होता है कि किस वक्त वो कहाँ होंगे, मैंने जवाब दिया। शाकिर ने खेतों में एक चारपाई रखी हुई थी अपने ट्यूबवेल के पास, हम इस चारपाई पे बैठ गए। शाकिर ने कहा, सुनाओ कोई नई ताज़ा खबर। मैंने कहा, यार क्या सुनाओ, रास्ते में एक लड़की देखी है, खुदा की पनाह कोई को काफ की प्री ही थी। बस कर जाने दे, तुम तो लड़कियों को देखते ही नहीं हो, आज कैसे लड़की देख ली? शाकिर ने तंजिया सवाल किया। मैंने कहा, यार वो लड़की किस्म से बहुत हुसैन और जमील थी, लेकिन थी कोई खाना बदोश सी, अपनी बकरियां लेकर जा रही थी नहर की तरफ। अच्छा, शाकिर ने बात को तूल देकर कहा, कहीं प्यार वियर तो नहीं हो गया इस हसीना से? शाकिर ने मौका की मुनासबत से तीर छोड़ा। मैंने कहा, नहीं, प्यार ऐसे थोड़ी होता है, नहीं तो प्यार उल्टा लटक कर होता है। शाकिर ने हंसते हुए कहा, पगले यार, ऐसे ही पहली नज़र में होता है। जो कोई खास खदू खाल का मालिक हो, जाजुब हो, पुरकशिश हो, वो पहली नज़र में ही दिल में उतर जाता है। शाकिर ने लंबा चौड़ा फलसफा सुना दिया। मेरे दिल में वाकई कुछ गड़बड़ सी होने लगी थी, लेकिन मैं शाकिर से छुपा गया कि ये और मस्खरे करेगा कि एक खाना बदोश लड़की से प्यार किए बैठा है। काफी देर तक शाकिर के साथ गप्पे लगाने के बाद मैं अपने घर आ गया, लेकिन मुझे वो बकरियों वाली हसीना भूलती ही नहीं थी। बार बार इसका चेहरा नजरों के सामने आ जाता। मोटी मोटी शरबत्ती आंखें, तलवार की तरह नाक और सुर्ख और सफेद रंगत। हाय हाय, कुदरत ने कमाल ही किया था। मैं दूसरे दिन फिर इसी वक्त पर घर से निकल आया और शाकिर के खेतों की तरफ जाने वाले रास्ते पे चल पड़ा। लेकिन आज मुझे शाकिर की नहीं, किसी और की तलाश थी। मैं इधर उधर नजरें घुमाता जा रहा था। हालांकि पहले मैं चलते हुए उधर इधर नहीं देखता था, 1-2 दिन से मेरी आदत बदल रही थी। वो हसीना खुदा जाने कहां से बकरियां लेकर आती थी, मुझे इसके ठिकाने का भी इल्म नहीं था। मैं सारे रास्ते देखता गया, लेकिन ना वो हसीना मुझे नजर आई, ना इसकी बकरियां। मैं ऐसे ही बोझल कदमों के साथ शाकिर के खेतों की तरफ मुड़ गया। शाकिर ने ट्यूबवेल चलाया हुआ था और मकई की फसल को पानी लगा रहा था। मुझे देखकर बोला, अच्छा किया जो तुम आ गए, मैं अकेला बोर हो रहा था। शाकिर ने उधर उधर की बहुत बातें की, मैं चुपचाप सुनता रहा, बस हुन हाँ कर देता, क्योंकि मेरा दिमाग इस बकरियों वाली हसीना की तरफ था। शाकिर मेरा बचपन का दोस्त था और हम एक दूसरे से हर बात शेयर कर लेते थे। मैंने सोचा कि शाकिर को बता ही दिया जाए कि मेरी क्या कैफियत है। मैंने शाकिर को कहा कि यार, आपको कल बताया था ना वो बकरियों वाली हसीना के बारे? शाकिर कहने लगा, हाँ। मैंने कहा, बस यार, अजीब सी हालत हो गई है।
दिल दोबारा इसे देखने को करता है, लेकिन आज वो कहीं नजर ही नहीं आई। खुदा जाने कौन थी, कहाँ से आई थी। शाकिर ने पहले तो मिसखुर्रा करना चाहा, लेकिन मुझे संजीदा देखकर कहने लगा, अब टेंशन मत ले, मैं इस बकरियों वाली हसीना का सुराग लगा लूंगा कि कौन है, कहाँ से आई है। मैंने शाकिर को गिले लगाया कि कहा, यार तुम वाकई मेरे सच्चे दोस्त हो, मैं तो रात भर सो भी नहीं सका। शाकिर ने कहा, ये आप मुझ पे छोड़ दें, कल को आपको पूरी रिपोर्ट मिलेगी। और मैं वापस अपने घर आ गया। रात भर यही सोचते गुजर गई कि शाकिर कब इस लड़की की मालूमात लाता है। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई तो मैंने नाश्ता भी ऐसे तैसे किया और शाकिर की तलाश में निकल पड़ा। शाकिर के घर से इसका पता किया तो जवाब मिला कि घर पे नहीं है, और बता के भी नहीं गया कि कहाँ जा रहा है। मैं समझ गया कि शाकिर जो घर बताकर नहीं गया वो लाजमी दोस्ती का हक अदा करने गया है। मैं ऐसे ही चहलकदमी करता करता नहर की तरफ निकल गया। ये नहर हेड सुधनाई से निकलती थी और शुमाल से जुनूब की तरफ बहती थी। पुख्ता नहर थी और 24 फुट गहरी थी और कम उबेश 200 फुट चौड़ी थी। इसे अलीपुर दस्ती कहते हैं और कुछ लोग मेलसी कैनाल भी कहते हैं। ये नहर मेलसी के मकाम पे दरियाए सुतलज के नीचे से गुजरकर आगे रहीम यार खान के इलाके को सैराब करती है। मैं चलता चलता नहर पर आ गया और दोनों अतराफ निगाह दौड़ाई तो कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के शोर के। मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गया और इस खाना बदोश लड़की के बारे में सोचने लगा। कहाँ मैं एजुकेटेड लड़का और कहाँ एक बकरियां चुराने वाली खाना बदोश लड़की। बात समझ से बालातर थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा था कि कहीं मुझे सचमुच में मोहब्बत तो नहीं हो गई। काफी देर तक दरख्त के नीचे बैठने के बाद मैं वापस चल पड़ा। अभी रास्ते में ही था कि मुझे शाकिर नजर आ गया। दौर से ही मुझे देखकर हाथ हिलाने लगा कि असद यार, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। आगे से मैंने कहा कि मैं तुझे ढूंढ रहा था। दोनों के बेइख्तियार कह कहे निकल गए और फिर हम दोनों करीबी एक दरख्त के नीचे बैठ गए। मैंने बेसब्री से पूछा, जल्दी बता शाकिर, इस लड़की का कुछ पता चला? शाकिर ने कहा कि इस लड़की का मुकम्मल बायोडेटा लेकर आ रहा हूं। ऐसे नहीं सवेरे सवेरे घर से निकल पड़ा था। मेरे दोस्त के दिल का मामला हो और मैं सुकून से घर में बैठ जावी, ये कैसे हो सकता है? मैंने शाकिर को गिले लगा लिया, वाकई यार तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। अब जल्दी बता इस लड़की के बारे। शाकिर गोया हुआ कि वो लड़की एक नहीं है बल्कि इस लड़की का पूरा कबीला है और गांव से दूर बंजर लाट में उन्होंने अपने खैमे नस्ब किए हुए हैं। तकरीबन 10-12 घर हैं और उन सब का पेशा बकरियां चुराना ही है। और मज़े की बात यह है कि इस कबीले के मर्द खैमों में सुकून फरमाते हैं और इनकी औरतें बकरियां चराती हैं। ये लोग बहावलपुर से उधर आए हैं और इनको जहां पे खुशहाली आ बकरियों का चारा नजर आता है ये वहां डेरे लगा लेते हैं, फिर आगे हिजरत कर जाते हैं। ये लोग हैं तो खाना बदोश, लेकिन ये पेशावर भिकारी खाना बदोश नहीं बल्कि इनका जरिया माश इनकी बकरियां हैं। शाकिर ने पूरी तफसील सुनाई तो मैंने कहा, आपने ये सब मालूमात कहाँ से ली? शाकिर कहने लगा कि उन्हीं खाना बदोशों के एक लड़के से। और हाँ, सच बताऊं तो उन खाना बदोशों की सब लड़कियां ही हुसैन और जमील हैं। सुर्ख सुर्ख गुलाबी गुलाबी रुखसारों वालियां। पता नहीं जनाब को कौन से वाली मोरनी पसंद आ गई है। मैंने कहा कि चल तुझे दिखाता हूं कौन से वाली मोरनी है। मैं और शाकिर खेतों के दरमियान से बंजर लाट की तरफ जा रहे थे। बंजर लाट किसी दूर दराज इलाके के रहने वाले फौजी की लाट थी। करीबी 4 मुरब्बा पे मुश्तमिल ये लाट बिल्कुल वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि ये किसी मेजर की लाट है। पता नहीं मेजर जिंदा था कि मर गया, ऐसे भूल ही गया हो कि इसे 4 मुरब्बा जमीन अलाट हुई थी, क्योंकि कभी भी इस लाट पे कोई शख्स नहीं आया था और बारिशों की वजह से लाट में जगह जगह झाड़ियां उग आई थीं। हम खेतों के दरमियान से चलते चलते आगे बढ़ रहे थे। खेत खत्म हुए तो बंजर लाट शुरू हो गई। उन लोगों ने लाट के वस्त में अपने डेरे लगाए हुए थे। हमने चलते चलते प्लान बनाया कि हम व्यापारी बनकर इनके डेरे पे जाएंगे और बकरियां खरीदने का इजहार करेंगे। शाकिर ने आंख दबाकर कहा, मुझे पता है कौन सी बिक्री खरीदनी है। हम दोनों की हंसी निकल गई, फिर एकदम सपाट हो गए कि कहीं वो लोग सुन ही ना लें, क्योंकि हम इनके डेरों के करीब होते जा रहे थे। एक खैमे के पास जाकर हमने एक शख्स को आवाज दी कि भाई बात सुनिए। वो शख्स हमारे करीब आया और बोला, जी बताएं क्या काम है? मैंने कहा कि भाई आपकी बकरियां बहुत आला नस्ल की हैं। वो शख्स कहने लगा, जी जी ये बीतुल नस्ल की बकरियां हैं और हमारे दादा परदादा से ये बकरियों की नस्ल चलती आ रही है। हमने कहा कि आप ये बकरियां बेचते भी हैं कि नहीं? इसने कहा कि बीच भी लेते हैं, अगर कोई अच्छा रेट दे तो। हमने कहा हमने बकरियां देखनी हैं। इसने कहा कि अभी तो बकरियां चरने गई हैं, असर के वक्त वापस आएंगी तो देख लेना। हमने इसे अपना तारुफ करवाया कि वो सामने हमारा गांव है, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े
तो मेरा नाम असद है और ये मेरा दोस्त शाकिर है। गांव में किसी से भी पूछ लेना, आपको बता देंगे। हमारा मकसद ही इस शख्स को दोस्त बनाना था, तभी इतना तारुफ करवाना पड़ा। इस शख्स ने हमको चाय का पूछा तो हमने नदीदों की तरह हाँ कर दी कि बकरियों का दूध पहले पिया तो नहीं, लेकिन आपका खुलूस देखकर हम बकरियों के दूध की चाय पी लेते हैं। इस शख्स ने हमको एक खेमे में बिठाया और खुद दूसरे खेमे में किसी उधेड़ उम्र की औरत को चाय का कहने चला गया। मैंने शाकिर को आंख मारी कि शुरुआत तो अच्छी हो रही है, आगे खुदा जाने। शाकिर ने सरगोशी में कहा, चुप कर। अगर उन लोगों को पता चल गया कि ये व्यापारी हमारी लड़की के पीछे आए हैं तो हमारी खातिर तवाज़ो डांगों से करेंगे, और उनके पास डांगें भी बांस की लकड़ी की हैं जो जल्दी टूटेंगी भी नहीं। वो शख्स जुग में पानी ले आया, हमको पानी पिलाया और फिर चाय लेने चला गया। मैंने शाकिर को कहा कि ये लोग लगते तो काफ़ी मेहमान नवाज है। इतने में वो शख्स 2 प्यालियों में चाय ले आया। बिक्री के दूध की चाय बहुत लजीज थी, बस हल्की हल्की महक आ रही थी। फिर हम जिंदगी में पहली बार बिक्री के दूध की चाय पी रहे थे, तभी ऐसा महसूस हो रहा था। चाय पीकर हमने इस शख्स से शाम को आने का वदा किया और वहां से निकल आए। रास्ते में शाकिर ने बहुत मस्खरे किए कि वावा मशूक के घर से चाय पी आए हैं। मैंने कहा, खुदा जाने इसका कौन सा खेमा था, ये तो शाम को पता चलेगा कि इसका खेमा कौन सा है। शाकिर कहने लगा, अब शाम को भी आओगे? मैंने कहा, और नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हम दोनों अपने अपने घरों को चले गए। असर के वक्त मैंने शाकिर को इसके घर से बुलाया तो शाकिर ड्रामे करने लगा कि मैंने अपने खेतों में जाना है, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मैं नाराज होकर वापस पलटने लगा तो फिर शाकिर मेरे साथ जाने पे राजी हो गया। हम एक बार फिर खाना बदोशों के डेरों पे जा रहे थे। रास्ते में शाकिर तमस्खुराना अंदाज में कहता कि व्यापारी बकरियां देखने जा रहा है कि बिक्री मुझे से कहा निकल गया। हम बंजर लाट में दाखिल हो गए। दूर से नजर आ रहा था कि बकरियां डेरों पे आ चुकी थीं और बहुत सी लड़कियां और औरतें इधर उधर चल फिर रही थीं। मैं और शाकिर इसी खेमे के पास आके रुक गए जिस खेमे पे सुबह के वक्त आए थे। हमको देखकर वही आदमी जिसने हमें चाय पिलाई थी कहीं से निकल कर आ गया और बड़ी गर्मजोशी से मिला, जैसे हम इसके सदियों से वाकिफकार हैं। इसने खेमे से एक चारपाई निकाल कर खेमे के बाहर डाल दी और हमें बिठाया। साथ कहा कि अब बैठो, मैं बकरियों का दूध निकाल लूं, फिर बात करते हैं, और वो चला गया। शाकिर कहने लगा कि हमने अभी तक इसका नाम भी नहीं पूछा। मैंने कहा, खैर है, अब आएगा तो पूछ लेंगे, और मेरी नजरें अपनी माजबी को ढूंढने में लग गईं। मैंने चारों अतराफ निगाह दौड़ाई तो मुझे 3-4 खेमे छोड़ के आगे वाले खेमे के पास वो चलती फुरती नजर आई। वो भी अपनी बकरियों के बच्चों को दूध पिला रही थी। मैं इसे देखकर एकदम बर्फ हो गया। मुझे गुमसिम देखकर शाकिर ने कुहनी मारी कि मुझे भी देखा वो सुनी गारा कौन सी है। मैंने आंखों से इशारा किया कि वो देख 5वीं खेमे के बाहर नीले सूट वाली। शाकिर ने जब देखा तो एकदम दंग रह गया। कहने लगा, यार असद कमाल है, कमाल। भाई सियाने हमेशा सच ही कहते हैं कि लाल हमेशा झोंपड़ियों में ही होते हैं। इतने में हमारा मेजबान शख्स भी आ गया और हमारे पास बैठ गया। कहने लगा, सुनो भाई, क्या हाल चाल है? हमने कहा, ठीक है, जबरदस्त है। मैंने पूछा कि यार आपने अपना नाम नहीं बताया। इसने कहा कि मेरा नाम तो अल्लाह देता है, पर सब कबीले वाले मुझे नथु नथु कहकर पुकारते हैं, इसीलिए मेरा नाम नथु ही पड़ गया है। हमने कहा कि हमें बकरियां दिखाएं अभी। इसने कहा, आओ, और फिर हम घूम फिर कर बकरियां देखने लगे। बकरियां माशाअल्लाह बहुत आला नस्ल की थी। मेरा इरादा था कि बकरियां देखते देखते इनको घुमा फिरा कर इस खेमे तक ले जाऊं जहां मेरी दिलरुबा का खेमा था। हम इस परी पैकर के खेमे के साथ वाले खेमे के पास खड़े थे कि मैंने अचानक कहा कि उधर बकरियां बहुत खूबसूरत है, और धीमा धीमा इस परी पैकर के खेमे की तरफ पेश कदमी कर दी। मेरे पीछे शाकिर और नथु भी आ गए। हम इस परी पैकर की बकरियां देख रहे थे। वो माजबी हमें देखकर अपने खेमे के बाहर एक उधेड़ उम्र औरत के पास चली गई थी। मैं चूर नजरों से इस माजबी को देख रहा था और शाकिर मेरी तरफ देखकर धीरे से दांत निकाल रहा था। इस माजबी को करीब से देखकर मेरा दिल राहत बख्श हो गया था। वो भी मुझे चुपके चुपके से देख लेती थी, शायद याद कर रही थी कि पहले भी मुझे देखा है इसने कहीं। हमने बकरियां क्या लेनी थी। नथु को टरकुल मारा कि दोबारा अपने अबू को साथ लेकर आएंगे, वही खरीदना चाहता है। नथु भूला आदमी था, हमारी बात का यकीन कर गया और हम वापस नथु के खेमे पे आ गए। नथु ने हमें बकरियों के दूध की चाय पिलाई और फिर हम वापस आ गए। रास्ते में शाकिर मुझे छेड़ता कि बकरियां तो ऐसे देख रहे थे जैसे मांगा मंडी के सबसे बड़े ताजिर ही आप हैं, और लिया एक मेमना भी नहीं। मैंने कहा कि यार यही फनकारी है। शाकिर कहने लगा, जिस राह पे तुम चल पड़े हो तुम्हारी सारी फनकारी निकल जाएगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, और अपने अपने घर आ गए। रात भर मुझे नींद न आई।
मैं सवेरे सवेरे ही उठकर नहर पे आ गया। पानी ठाठे मारता जा रहा था, परिंदे चहचहा रहे थे। मैं ऐसे ही इंतजार करने लगा अपनी माँ जबीन का, और इस बंजर लाट की तरफ देखने लगा जहां पे मेरी दिलरुबा ना जाने किया कर रही होगी। इस बंजर जमीन से एक सड़क सीधी नहर को आती थी। मैं चलता चलता इस सड़क पे आ गया और सोचने लगा कि इस सड़क पे मेरी दिलरुबा आती जाती है। मैं पागलों की तरह इसके रास्ते में खड़ा था। फिर मुझे सोच आई कि अभी कौन सा इसने आना है, वो तो दिन चढ़े आएगी। हो सकता है आज इधर न आए, किसी और तरफ अपनी बकरियां ले जाए। मैं बोझल कदमों के साथ वापस घर आ गया। चाय का एक कप पिया, नाश्ता करने पे दिल ही नहीं किया। मैं सोचने लगा कि अपने दिल का अहवाल इस माँ जबीन को कैसे बताऊं कि मेरा क्या हाल हो गया। इसका पहली बार मिलना और आंखें भर के देखना, फिर उनके डेरों पे भी इसका चुपके चुपके देखना, लाजिम इसके दिल में भी कुछ ना कुछ जरूर था। मैं सोचने लगा कि जंगली सी लड़की है, शायद मोहब्बत के बारे जानती भी है कि नहीं, शायद मेरे दिल का भरम रखती भी है कि नहीं। मेरे दिल में वसवसे आ रहे थे, मोहब्बत मेरे अंदर धमालें डाल रही थी। मुझे इस माँ जबीन की कुर्बत दरकार थी। मेरा दिल चाहता था इसे सामने बिठा के अपने दिल के सभी जज्बात इसके सामने रख दूं, मगर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था। मैंने सोचा कि शाकिर से मशवरा लेता हूं, वो जरूर कोई तरकीब बताएगा। और मैं घर से निकलकर शाकिर का दरवाज़ा खटखटाया। शाकिर का पूछा तो जवाब मिला कि खेतों में गया है। मैं शाकिर के खेतों में चला गया। शाकिर की मकई की फसल कट रही थी और वो मजदूरों की निगरानी कर रहा था। मुझे देखकर बोला, मेरे रश के कमर तो ने पहली नजर चाय बकरियों के दूध की पिलाई, मजा आ गया। मैं समझ गया कि शाकिर किस स्टेशन पे बोला है। मैंने हंसकर कहा, आओ बकरियों के दूध की चाय पी के आएं। शाकिर कहने लगा, ना भाई ना, अपने अब्बा को साथ लेकर जाएं तो चाय मिलेगी, वरना वो लोग अब की बार हमें रस्सियों से बांध कर पिटाई करेंगे। मैंने कहा, चल आओ उधर ट्यूबवेल पे बैठते हैं। ट्यूबवेल पे पड़ी चारपाई पे बैठकर मैं अपने असल मुद्दे पे आया कि शाकिर अब क्या किया जाए, कोई मशवरा दो। शाकिर ने मजाक के मोड में कहा कि करना किया है, इस परी पैकर को बकरियां चुराते हुए वहां से ले उठा लो और अदालत में लेकर जाकर निकाह कर लो। बात खत्म, खाना बदोश लोग हैं, कौन सा फांसी लगवा देंगे। मैंने कहा, यार मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं होती है, मोहब्बत तो दोनों तरफ से बराबर है, दोनों फरीक मुत्तफिक हों तो असल लुत्फ है, वरना कुछ नहीं। बाकी जो तुम कह रहे हो ना कि इसे अगवा कर लें, तो जनाब ऐसे अगर मुमकिन होता तो हर आशिक अपनी महबूबा को अगवा करके निकाह कर लेता। शाकिर कहने लगा, मजाक कर रहा था मैं तो, अब तो कानून की किताबें खोल के बैठ गए। मैंने कहा कि अब इस परी पैकर को अपना अहवाल दिल कैसे सुनाऊं। शाकिर कहने लगा कि इसका हल भी सोच लेते हैं। मैंने कहा, आपको सब हल आते हैं, सच सच बुतो अपने कितनी मोहब्बतें की हैं, आप तो मोहब्बतों के मामले में काफी माहिर हो। शाकिर कहने लगा, बस यार मुझसे तो मेरी एक कजिन भी काबू नहीं आई। 3-4 बरस तक अपने पीछे लगाए रखा और आखिर किसी और के साथ शादी करके 2 बच्चे भी पैदा किए बैठी है, और आप मुझे माहिर समझते हो। मैंने कहा, फिर आपको हरबे तो सभी आते हैं जो आशिक लोग करते हैं। तब शाकिर कहने लगा कि कामयाब हो या नाकाम, मगर आशिक आशिक ही होता है। आशिक लोग मोहब्बत के सब गिर जानते हैं कि किस मौका पे कौन सा पत्ता फेंकना है। अच्छा, मैंने कहा कि ये मोहब्बत भी फिर जुआ ही होता है, अगर बाजी जीत गए तो वारे न्यारे, अगर हार गए तो फिर सब जमा पूंजी लग जाती है। शाकिर कहने लगा कि आशिक लोग अक्सर लट ही जाते हैं क्योंकि वो मदहोशी में होते हैं और जुआ होशो हवास में खेला जाता है। मैंने कहा, फलसफा साजी छोड़ो, अब आगे भी बताओ कि करना किया है। शाकिर कहने लगा कि एक हल है, जब वो बकरियां लेकर आएगी तो रास्ते में इसे रोकेंगे कि हमें बकरियों का दूध चाहिए। डॉक्टर ने बताया है कि दवाई बकरियों के दूध के साथ खानी है, अगर वो इनकार करे तो इसे पैसों का लालच देंगे कि दूध पैसों से दे दे। जब वो दूध देगी तो तब आप तरीके से इसका नाम पूछ लेना और गोल पिटो डाल के इसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेना। उम्मीद है यह हर बार कारगर साबित होगा। मुझे शाकिर की बात में वजन लगा और मैं भी इस बारे सोचने लगा। मैंने शाकिर को कहा कि चलू मेरे साथ और इस माँ जबीन को ढूंढते हैं। शाकिर ने पानी वाला डोल भी उठा लिया साथ कि ये डोल में दूध लेंगे। हम दोनों नहर पे आ गए कि वो इस नहर पे बकरियां लेकर आएगी। कुछ देर ही गुजरी थी कि हमें दूर से धूल उठती नजर आई। मैंने शाकिर को कहा कि वो बकरियां आ रही है। हम चाको चौबंद हो गए। बकरियां करीब आईं तो देखा कि बकरियों के साथ एक उधेड़ उम्र औरत है। हम पीछे हट गए। कुछ देर बाद फिर बकरियों का एक रेवड़ आया, मगर इस रेवड़ के साथ भी एक और लड़की थी। हमने हौसला न हारा। तीसरा रेवड़ इस परी पैकर का था और दूर से ही वो गजाला की चाल चलती नजर आ गई थी। मैंने शाकिर को कहा कि वो माँ जबीन आ गई। धीरे धीरे परी पैकर करीब आती जा रही थी और मेरी सांसें तेज होती जा रही थी।
मैंने शाकिर को कहा कि शहजादी आ गई और अब बात अपने करनी है, मुझे तो शर्म आती है। शाकिर कहा लगा कि हंस पोड़ा कि अगर तुम्हें शर्म आती है तो फिर तुमने खाक आशिकियां करनी है। आशिकी माशौकी में शर्म उतारनी पड़ती है, वरना शर्म शर्म में तो छोटा बच्चा भूखा मर जाता है और माँ दूध भी नहीं पिलाती। कि बच्चा सुकून से पोड़ा है तो पोड़ा रहे, लाजिम कुछ हासिल करने के लिए हाथ पाँव और जुबान हिलानी पड़ती है। शाकिर ने लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया। मैंने भी फिर थोड़ी शर्म उतारी और माँ जबीन से बात करने के लिए दिल को मजबूत करने लगा। रफ्ता रफ्ता माँ जबीन करीब आती जा रही थी। वो बकरियों के वस्त में थी, निस्फ बकरियां इसके आगे थीं और निस्फ बकरियां इसके पीछे। खिरामा खिरामा चलती माँ जबीन सल्तनत उम्मान की शहजादी लग रही थी। जब वो हमारे करीब से गुजरने लगी तो मैं अल्लाह को याद करके इसके सामने हो गया और नर्म से लहजे में इसे मुखातिब किया। सुनिए। मेरे मुखातिब करने पे वो एकदम सटका गई, फिर संभल कर बोली, हाँ जी। मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा बिक्री का दूध चाहिए, मेरी माँ बीमार है और डॉक्टर ने बताया है कि दवा बिक्री के दूध के साथ खानी है। वो कहने लगी कि अभी तो दूध नहीं है क्योंकि हमने सुबह सुबह बिक्री के बच्चों को दूध पिला दिया है, अब बकरियों के नीचे दूध नहीं है। मैंने कहा फिर कब मिलेगा दूध? इसने कहा कि शाम को हमारे डेरों पे आ जाना, उधर दूध मिल जाएगा। मैंने कहा कि आपके डेरे कहाँ पर हैं? इसने कहा इतने भी भूले ना बनो, आपने हमारे डेरे देखे हुए हैं, वो बंजर लाट में आप 2 लड़के बकरियां देखने आए थे ना। इतने में इसकी बकरियां आगे निकल रही थीं और वो भी एकदम आगे चली गई। मैं बुत बना इसे जाता हुआ देख रहा था कि इसी असना शाकिर ने खनकार मारा, क्योंकि हमारी बातचीत के वक्त शाकिर दरख्तों की आड़ में हो गया था। शाकिर कहने लगा कि मिल गया दूध। मैंने कहा कि मिला नहीं, लेकिन मिले जैसा हो गया, क्योंकि इनकार नहीं हुआ, बस वक्त की गर्दिश थी। दूध तो सवेरे सवेरे बकरियों के बच्चे पी गए थे, हमें कहाँ मिलता। फिर हम दोनों शाकिर के खेतों में आ गए और ट्यूबवेल पे पड़ी चारपाई पे बैठ गए। मैंने कहा शाकिर अब क्या किया जाए, दूध लेने इनके डेरों पे चली शाम को। शाकिर कहने लगा क्यों डंडे मरवाने हैं, पहले बकरियां भी बहुत खरीदी हैं हमने उन लोगों से, अब दूध ऐसे देंगे कि याद रखोगे। मैंने कहा फिर क्या किया जाए, कोई हल निकालो। शाकिर कहने लगा कि मेरी तो मकई कट रही है, मजदूर लगे हुए हैं। आप ऐसा करो 2-3 घंटों के बाद फिर अकेले ही इस माजबी के पीछे चले जाना। मालूम तो आपको हो गया है कि किस तरफ गई है, यही कहीं नहर के आसपास ही होगी बकरियां लेकर। बस यही वर्द दोबारा दोहरा देना एक बार, फिर अम्मा को मरीज बना देना। शाकिर ने जगत मारी। मैं मुंह लटका के अपने घर को चल दिया। रास्ते में सोचता जा रहा था कि इस माजबी ने मुझे पहचान लिया था और उसके अल्फाज अभी तक मेरी समाज से टकरा रहे थे। इतने भी भूले ना बनूं, अपने हमारे डेरे देखे हुए हैं। मुझे एक तो हल्की फुल्की खुशी थी कि माजबी ने रिस्पांस दिया था। मैंने 3 घंटे बमुश्किल घर में गुजारे। बेचैनी का आलम इस कदर था कि बेकरारी जान निकालती थी। मैंने बाइक निकाली और ऐसे ही इस माजबी के ताकुब में निकल खड़ा हुआ कि अब शायद बकरियों के नीचे दूध होगा। मैं नहर पे आ गया बाइक लेकर, फिर याद आया कि अगर दूध हुआ तो लूंगा किस चीज में। फिर बाइक वापस दौड़ाई और एक किरियाने की दुकान से एक शापर लिया और फिर नहर पे आ गया। नहर की पटली पे धूल मिट्टी थी, इसलिए धीमी रफ्तार से बाइक चल रही थी। मैंने बकरियों के पांव के निशानात को जहन में रखा और उन्हीं निशानात पे इस माजबी को ढूंढने लगा। काफी दूर जाके बकरियों के पांव के निशानात नहर की पटली से नीचे उतर रहे थे। मैंने भी नहर की पटली से बाइक नीचे उतार ली। कुछ दूर ही मुझे बकरियों के रेवड़ नजर आ गए। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बकरियों वाली औरतों के पास कैसे जाऊं, क्योंकि 2-3 रेवड़ बकरियों के पास ही चल रहे थे। मैंने कच्ची सड़क पे बाइक खड़ी की और बकरियों की तरफ चल दिया। तकदीर ने साथ ना दिया और मेरे सामने जो बकरियां थीं वो इस उधेड़ उम्र औरत की बकरियां थीं जिसे सुबह नहर पे सबसे पहले देखा था। मैंने ना चाहते हुए भी इस उधेड़ उम्र औरत को मुखातिब किया कि मुझे बिक्री का थोड़ा दूध चाहिए। मेरी माँ बीमार है और डॉक्टर ने बताया है कि दवाई बकरियों के दूध साथ खानी है। एक बार फिर झूठ बोलना पड़ा था। माँ तो बिल्कुल ठीक थी, उधेड़ उम्र औरत अच्छी थी। इसने एक बिक्री का कान पकड़ा और मुझे कहा कोई चीज है तुम्हारे पास? मैंने शापर निकाल के इसे दे दिया। इस औरत ने महारत से बिक्री की पिछली टांग उठा के अपनी राह में दबा ली और 1 मिनट में दूध निकाल के मुझे दे दिया। लगभग आधा किलो दूध था। मैंने इस औरत को 100 रुपए का नोट देना चाहा तो इसने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा नहीं, पैसे नहीं लेने, बस अब दूध ले जाएं। मैं दूध लेकर जब वापस मुड़ रहा था तो आगे दूसरे रेवड़ के पास मुझे वही माजबी नजर आई। मेरा दिल हल गया, लेकिन मैंने सब्र किया। फिर मुझे थोड़ी समझ लग गई कि अच्छा किया जो इस उधेड़ उम्र औरत से दूध ले लिया। अगर इस औरत के पास से गुजर के आगे इस माजबी के पास जाता तो शायद ये औरत शक कर जाती।
क्योंकि इस औरत ने हमें अपने डेरों पे भी देखा था और सुबह नहर पे भी देखा था। लेकिन अब इस उधेड़ उम्र औरत से दूध ले लिया था, सो ये एहसास नहीं था कि इसे कोई शक हो कि ये लड़का इस लड़की के पीछे आता है। मैं दूध लेकर सीधा शाकिर के पास पहुंचा। जब दूध दिखाया शाकिर को तो शाकिर उछल पड़ा। मैंने थोड़ा चौड़ा हैकर शाकिर को बताया कि देख, तेरा यार बकरी का दूध ले आया है। शाकिर ने कहा, दूध को छोड़, वो बकरियों वाली का बता, कोई बात बनी? मैंने कहा कि कोई बात नहीं बनी, दूध भी इस उधेड़ उम्र औरत से लेकर आया हूं जो सुबह सबसे पहले बकरियां लेकर गुजरी थी। फिर शाकिर को सारी सूरत-ए-हाल बताई कि वो माँ जबी आगे खड़ी थीं और सड़क के पास उधेड़ उम्र औरत की बकरियां थीं, इसलिए इसी से ही दूध लेना पड़ गया। शाकिर होशियार लड़का था, कहने लगा, ठंडा करके खाना चाहते हो? अच्छा है, वैसे भी गर्म गर्म खाएं तो मुंह जल जाता है। मैंने कहा, अब रोज ही बकरियों का दूध लाया करूंगा, कभी तो मौका मिलेगा ही हाल दिल सुनाने का। शाकिर कहने लगा, मैं दुआगो हूं कि अल्लाह पाक जल्द मेरे दोस्त की दिल की मुराद पूरी करे। मैं आमीन कहकर अपने घर आ गया। मैंने टाइम नोट कर लिया था कि दिन के 12 बजे दूध मिल जाता है। मैंने दूसरे दिन फिर 12 बजे बाइक दौड़ा दी, नहर पे कल वाली जगह पे आया तो आज वहां पे कुछ भी नहीं था। ना बकरियां थीं और ना ही बकरियां वालियां। मैंने बहुत ढूंढा उधर उधर, मगर शायद वो कहीं दूसरी तरफ निकल गई थीं। मैं बूझे दिल के साथ वापस पलट आया। मुझे डर था कि कहीं वो बकरियों वाले लोग यहां से हिजरत ही ना कर गए हो। मैं पागलों की तरह कभी बकरियां ढूंढता और कभी बकरियों वालियां। आखिर थक हार के शाकिर की तरफ भागा। शाकिर हसब मामूल अपने खेतों में ही था। इसकी मकई टूट चुकी थी और अब मशीन लगा के दाने निकालने थे। इसने मुझे दूर से देखा और शाकिर हंसने लगा। आओ आओ मजनू आओ, शाकिर ने जगत मारी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया मगर मैं बर्दाश्त कर गया। मेरे चेहरे की उड़ी रंगत देखकर शाकिर एकदम संजीदा हो गया। कहने लगा कि क्या हुआ, तुम इतने बदहवास क्यों हो? मैंने कहा कि वो बकरियों वाली नहीं मिल रही आज। शाकिर एकदम खिलखिला के हंस पड़ा और बोला, पहले कौन सा वो बकरियों वाली तुम्हारे घुटने के पास बैठी होती थी? भाई वो खाना बदोश लोग हैं, कभी कहीं तो कभी कहीं फुर्ती होगी, किसी खेत खलियानों में नहीं। शाकिर यार, मुझे तो डर है कहीं वो लोग यहां से हिजरत ही ना कर गए हों। मेरी बदहवासी देखकर शाकिर ने कहा कि चुल्लू शाम को देख लेते हैं बंजर लाट में इनके डेरे हैं कि नहीं। मैंने कहा, शाम किसने देखी, अभी चली। शाकिर कहने लगा कि हमारी मशीन लग रही है और मकई निकाली है। लेकिन मैंने जिद कर ली कि अभी 10 मिनट की तो बात है, बस दौड़ से ही हम इनके डेरे देखेंगे और बाइक पे इतना टाइम नहीं लगेगा। खैर शाकिर मान गया। हम बाइक पे बैठकर बंजर लाट की तरफ गए तो दूर से खाना बदोशों के डेरे देखकर दिल को तसल्ली हुई। फिर शाकिर को इसके खेतों में छोड़ा और मैं घर आ गया। सारी रात मुसलसल बेचैनी रही कि ये कैसी मोहब्बत है कि इस लड़की को इल्म भी नहीं कि मैं इससे बेतहाशा मोहब्बत करने लगा हूं। हजारों वसवसे आते कि मेरी मोहब्बत को वो माजबें कबूल भी करती है कि नहीं। मैं स्कूल से कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक आ गया था। हजारों हुसैन और जमील लड़कियों के साथ उठता बैठता रहा था, लेकिन मुझे किसी से यूं लगाव नहीं हुआ था जितना इस खाना बदोश लड़की के साथ हो गया था। सियाने लोग कहते हैं अगर लड़की की चमक धमक और हार सिंगार की वजह से इस पे दिल आ जाए तो ये ठरकपिन की निशानी होती है, और अगर किसी आम सी सादा सी लड़की पे दिल आ जाए तो ये सच्ची मोहब्बत की निशानी होती है। मुझे भी खाना बदोश लड़की की सादगी पसंद आ गई थी, वरना लाहौर की यूनिवर्सिटी में तो लाहौर ने इस कदर चमक धमक सी आती थी, एक बार तो लड़कों के कीलजे ही हल जाते थे। सारी रात जागते ही गुजर गई थी मेरी, बस कभी नींद का झटका लगता मगर फिर खिल जाती। मोहब्बत की शुरुआत में सब आशिकों के साथ शायद ऐसा ही होता है। मैं मोहब्बत की वादियों में घूमता घुमाता यकतरफा मोहब्बत की बेनाम सी लज्जत से सरशार होता हुआ जब हकीकत की दुनिया में लूटा तो सहर हो चुकी थी। अम्मा ने आवाज देकर जगाया तो हड़बड़ा के उठ बैठा। अम्मा की आदत थी सवेरे सवेरे चाय बना के सबको जग्गा देती थी। मैंने भी ना चाहते हुए फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए एक अदद चाय की प्याली पी ली और ऐसे ही दिल में आया और घर से बाहर निकल आया। ठंडी ठंडी हुआ चल रही थी और परिंदों की चोंचों बहुत भली लग रही थी। मेरा रुख नहर की तरफ था। मैं नहर पे आया तो पानी तेजी के साथ रवां दवां था। ये वही नहर थी जो मेलसी के मकाम पे हैद सिफिन पे दरियाए सुतलज के नीचे से गुजर के आके रहीम यार खान के इलाके को सैराब करती थी। मैं ऐसे पानी में 2-4 कंकर फेंक दिए। गम गम की आवाज आई। मुझे खुद पे हंसी आ गई कि ये मुझे क्या हो गया है, मैं क्या था और क्या बन गया। मैं सोचने लगा कि कल बकरियों वाली शायद दूसरी तरफ गई थी, बकरियां लेकर आज शायद इस तरफ आए। फिर मुझे याद आया कि यहाँ रास्ते में तो दूध भी नहीं मिलेगा क्योंकि बकरियां रास्ते में खड़ी नहीं होती। लाजिम मुझे इनके पीछे खेतों में जाना पड़ेगा। मैं वापस घर लौट आया। दिन 12 बजे तक का वक्त बमुश्किल गुजरा और मैंने बाइक निकाल ली और एक शापर भी जेब में डाल लिया।
नहर पे आया तो मुझे बकरियों के पाँव के निशानात साफ नजर आ गए कि बकरियों के रेवड़ यहाँ से गुजर गए हैं। मैंने निशानात का ताकुब किया और 2-3 किलोमीटर दूर जाके वो निशानात नहर से नीचे उतर गए। मैंने भी बाइक कच्ची सड़क पे डाल दी। कुछ दूर जाके मुझे एक बकरियों का रेवड़ नजर आया और दूर से जब गौर किया तो मेरी बाछें खिल गईं, क्योंकि आज तकदीर साथ दे रही थी और सामने इसी माजबी की बकरियां थीं जो मुझे रातों को सोने नहीं देती थी। मैंने बाइक सड़क पे खड़ी की और नीचे उतर के बकरियों के पास चला गया। मैंने जाते इस माजबी को सलाम किया। इसने वालेकुम में जवाब दिया। मैंने फिर वही झूठ दोहराया कि मेरी माँ बीमार है और डॉक्टर ने बताया है कि दवाई बकरियों के दूध के साथ खानी है। इस माजबी ने कहा कि कोई चीज़ है आपके पास? मैंने कहा जी है, शापर, और शापर निकाल कर इसे दे दिया। इसने भी उधेड़ उम्र औरत की तरह महारत से बिक्री पकड़ी और बिक्री की पिछली एक टांग अपने घुटने में फंसा ली और दूध निकाल लिया। मुझे कहा कि इतना दूध बहुत है कि और दूं। शापर में दूध 1.5 पाव के लगभग था। मैंने जानबूझकर कहा कि थोड़ा सा और निकाल दो। तब उसने दूसरी बिक्री पकड़ी और उसका दूध निकालकर शापर मुझे थमा दिया। जब शापर पकड़ाने लगी थी तो मेरा हाथ इसके हाथ के साथ टकरा गया था और उसने अजीब सी नजरों से मुझे घूरा था, लेकिन जुबान से कुछ नहीं बोली थी। मैंने झिझकते हुए इससे पूछ लिया कि आप लोग कहाँ से आए हैं? इसने कहा कि बहावलपुर से। मैंने कहा बहावलपुर के किस इलाके से? इसने कहा मंडी यजमान वाली साइड से। मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि लड़की तो गुपशप करती है, बस यही मौका था मेरे पास। मैंने इससे इसका नाम पूछ लिया कि आपका नाम क्या है? पहले तो वो कुछ सोचती रही, फिर बोली मेरा नाम शीना है। मैंने थोड़ी खुशामद करनी चाहिए